गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और आंसर भी दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं और हिंदी में भी। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले बोला गया है, अभिकथन है आपका, कि शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है। ठीक है। दूसरा बोला गया है, उसका कारण, ये रीजन बताया गया है कि शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है दोनों सही होंगे या फिर एक गलत है दूसरा सही है। सॉरी, रीजन है ना, तो ए सही है और उसका रीजन गलत है। नीचे ऑप्शन दिए गए, बताना है आपको। मैम सेकंड तो सही लग रहा है कि शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण है। मैम ए गलत लग रहा है और आर सही लग रहा है। ओके, देखिए कौन सा ऑप्शन में ए सही है और आर गलत है बोल रहे हैं ना। चलिए, देखिए दोनों सही है, लेकिन क्या बोलता है, एक दूसरे को जो रीजन उसका सही नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया पहला में, कि शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ रिसर्च इन डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी, और उसका रीजन बताया गया है, बोथ फैक्ट्स एंड थ्योरी आर इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग द रिसर्च। इसका आंसर जो है दोनों सही होगा, कि शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है। ठीक है, शोध का, रिसर्च का हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, कोई भी जो है थ्योरी को क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये सत्य है। ठीक है, तथा इस संदर्भ में दिए गए तर्क शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो दोनों चाहिए होता है, तथ्य और सिद्धांत दोनों चाहिए होता है। तो ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस वजह से आपका जो है ये दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए, फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। मैम एक्सपेरिमेंटेशन से। मैम ये क्या होता है, बताइए। नरजाति शास्त्र? नरजाति शास्त्र क्या होता है? एथनोग्राफी। मेटा एनालिसिस। ये ऑप्शन में है। एथनोग्राफी। एथनोग्राफी पढ़ाई थी ना, मैं निर्जातीय शास्त्र, ये पूछ रही ना। तो इसका आंसर यही होगा, एथोग्राफी। ओके, मैम पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहले वाला का डी था। ये देखिए आंसर नीचे दिए हुए हैं। जी मैम, ओके। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका जो है ये फाइल जो है ड्रॉवर प्रॉब्लम्स क्या होता है, मेटा तो ये जो है एनालिसिस, इसका ओके। पहले, हाँ ये मेटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है। अधिविश्लेषण जिसको हम लोग बोलते हैं, मेटा एनालिसिस को क्या बोलते हैं, अधिविश्लेषण। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये मेटा एनालिसिस होता है। मेटा एनालिसिस क्या है, तो इसमें जो है क्या किया जाता है, बहुत सारा जो है डाटा, बहुत सारे स्रोतों से जो है डाटा को यहाँ पे एक जगह पे व्यवस्थित जो है यहाँ पे किया जाता है। मतलब एक जगह जब व्यवस्थित करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मेटा एनालिसिस का। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि फाइल जो ड्रॉवर प्रॉब्लम्स होता है वो मेटा एनालिसिस से संबंधित है। मेटा एनालिसिस जो होता है, सॉरी, मेटा विश्लेषण जो है, एक सामान्य विषय पर कई शोध अध्ययनों की एक विश्लेषणात्मक परिसमीक्षा है। ठीक है, एक सामान्य विषय पर जो है कई शोधों की एक क्या है, विश्लेषणात्मक समीक्षा है। डेटा विश्लेषण जो है अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी जो हमारा पढ़ाई का क्षेत्र होगा वहां पे हम लोग मेटा विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, मेटा विश्लेषण अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम्स क्या होता है, तो ये मेटा एनालिसिस से संबंधित है। ओके, अब आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्टराइटिस बताना है गुड मेजरमेंट का। ठीक है, अच्छे मापन की विशेषता आपको बताना है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, या फिर पूर्वानुमेयता होनी चाहिए। ठीक है,
प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होगा आपको A, बताना B, है ABC, इस तरीके से। ABC, ABC, ABD, reality, accuracy, ABC मैम। ABC, ओके, सभी लोग एबीसी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। आपको पता है कि हमारा जो करेक्ट विश्वसनीयता तो होता है ही है, साथ में सटीकता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। ए, डी और ई। ए, डी और ई। देखिए, ए में विश्वसनीयता बताया गया है, डी में वैधता और ई पूर्वानुमेयता। देखिए, मैं जब पढ़ा रही थी तो मैं बोली थी कि वो हर एरिया में लागू होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसकी। उसके बाद वैधता। वैधता वैलिडिटी के बारे में मैं बोली थी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है एक साथ मैं दोनों को समझाई थी। और जो है यहाँ पे पूर्वनियमितता, यानी कि फिर से जब उसको आप री कर रहे हैं तो वो फिर से जो है वही रिजल्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, पूर्वनियमितता भी होनी चाहिए, जिस वजह से आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को यहाँ पे नहीं लिया गया है। यहाँ पे आपको मेन जो है अच्छे मापन की विशेषता आपको यहाँ पे बताने थे। इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छे मापन की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता और पूर्वनियमितता है। यानी कि उपकरण की विश्वसनीयता से तात्पर्य किसी उपकरण के परीक्षण का मान बार बार वही प्राप्त हो जो पहली बार प्राप्त हुआ था। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है, हमारा विश्वसनीयता होता है कि बार बार वही प्रमाण आना चाहिए। उपकरण की वैधता से तात्पर्य है किसी उपकरण के एक विषय क्षेत्र में वैध होने से है, या उस विषय का ठीक ढंग से माप कर रहा हो। ठीक है, सही ढंग से माप रहा है कि नहीं, वैधता है या फिर नहीं, वैलिडिटी है फिर नहीं, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन 43। अब आपको बताना है रूपावली, यानी कि पेरडाइम। पेरडाइम क्या होता है, तो पेरडाइम की अवधारणा जो है किसके साथ जुड़ी है, बताना ही है आपको। डी ऑप्शन। सभी लोग बताइए क्या होगा। डी बोल रहे हैं, डी मैम। ये देख लेते हैं। ओके, तो ये जो हम लोग इसको रूपावली बोलते हैं, ठीक है, पैराडिज्म बोलते हैं। तो पैराडिज्म की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है टीएस खून से संबंधित है। इसका नाम याद रखिएगा, टीएस खून। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसे किसी विषय के भीतर अनुसंधान, सोचने के ढांचे और क्रिया प्रणाली के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। रूपावली का यूज कहाँ करते हैं, पैराडिज्म का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी विषय के भीतर जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसके सोचने और उसके जो है सोचने के ढांचे और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना विज्ञान, शोध और समाज शास्त्र में जो है व्यापक रूप से इसका यूज किया जाता है पैराडिज्म का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक सिद्धांत, दृष्टिकोण या फिर ढांचे को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से किसी विषय या समस्या को समझा या अध्ययन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है मिश्रित विधि शोध, मिक्स्ड जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च का बताना है कि जो है मिक्स्ड विधि शोध के विरुद्ध आपत्ति निम्नलिखित में से है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है फॉलोइंग आर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। बताइए, मात्रात्मक या गुणात्मक शोध ज्ञान मीमांसा रूप से भिन्न है, या फिर गुणात्मक शोध की तुलना में मात्रात्मक शोध बेहतर है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के लक्ष्य भिन्न है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध में सत्ता मीमांसीय पूर्वाधारणाएं भिन्न हो सकती है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध जो है रूपावली अनुसार है। आपको यहाँ पे 3 बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, 4 में से कौन से इसमें से आपको बताना है, 4 हो सकते हैं। बी ऑप्शन। ए और डी तो जी। होगा ही, इसमें देखना पड़ेगा। मैम इसमें 4 ऑप्शन बताने हैं ना। हाँ, 4 सी बताने को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, बाकी पूरे सी ए को बी डी हटाना है। सी तो होगा नहीं ABD मैम, सी आएगा। बी नहीं होगा इसमें।
बी छोड़ के A C D E हाँ डी होगा। ACDE क्या बोल रहे हैं? ABDE, सी नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं C होगा, B होगा, B सी होगा। चलिए बी देख नहीं लेते हैं होगा। इसका आंसर। B नहीं होगा, AC होगा। इसका आंसर सी नंबर है, ACDE। ठीक है, बी नहीं होगा, बाकी सब होगा। देखिए यहाँ पे ना क्या बोला गया, पहले तो ये देखिए, ये जो हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजिकली डिफरेंस होता है। ये एकदम सही बात है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों अंतर होता है, एक मात्रा के आधार पर, संख्या के आधार पर होता है, और एक जो हमारा पूरा सिद्धांत को बताता है। ठीक है। और दूसरे में बोला गया था आपको कि यहाँ पे गुणात्मक शोध की तुलना में मात्रात्मक शोध बेहतर है, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेटर देन द क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो दोनों रिसर्च का एक तरीका है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, तो हम लोग कैसे एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। दोनों अपने अपने जगह पे विश्वसनीय है। ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर आपके नहीं होंगे। ठीक है, बी नंबर। उसके बाद बात क्या किया गया है कि एम्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर डिफरेंट। सही बात है, दोनों का एम्स अलग अलग है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य भिन्न है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ऑन्टोलॉजी assumptions of quantitative and qualitative research may be different। तो मात्रात्मक और गुणात्मक शोध जो होता है, सत्ता मीमांसीय पूर्व अवधारणाएं भिन्न हो सकती है। ठीक है, वहाँ ज्ञान मीमांसा में भी देखिए भिन्न है, यहाँ भी सत्ता मीमांसा के क्षेत्र में भी भिन्न है। ये बात सही है। उसके बाद फिर क्या है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर पैराडिग्मेटिकली इनकम्पिटेबल कॉम्पिटेबल। तो यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक शोध जो है रूपावली अनुसार, तो ये आपके जो है सही होंगे। सिर्फ आपके कौन? बी नंबर को छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध ज्ञान मीमांसीय रूप से भिन्न है, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के भिन्न लक्ष्य हैं, और मात्रात्मक और गुणात्मक शोध की सत्ता मीमांसा पूर्व अवधारणाएं भिन्न हो सकती है, और मात्रात्मक और गुणात्मक शोध प्रतिमान रूप से असंगत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे दो जो है आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला में पूछा गया है कि प्रश्नावली जो होता है सहभागी द्वारा स्वयं भरी जाती है, और साक्षात्कार जो होता है वो अनुसूची साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। यानी कि जो क्वेश्चनेरियंस जो होता है आर फिल्ड इन बाय द पार्टिसिपेंट्स देमसेल्फ, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल्स इज फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर या फिर रिसर्चर। तो आपको बताना है दोनों सही है गलत है, क्या होंगे बताइए। सेकंड रॉन्ग है, सेकेंड रॉन्ग पहला है, सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग। दोनों राइट बोल गया है। देखिए क्या बोला गया है। प्रश्नावली सहभागिता द्वारा स्वयं भरी जाती है। ठीक है, जो प्रश्नावली जो होता है, जो क्वेश्चनेरियन जो होता है वो फिल इन बाय द पार्टिसिपेंट्स देमसेल्फ, पार्टिसिपेंट्स द्वारा स्वयं भरा जाता है प्रश्नावली को। ठीक है, ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या बोला गया है, तथा साक्षात्कार जो होता है वो अनुसूचित साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। इस प्रकार एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में भी क्या बोला गया है कि जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो शेड्यूल्स होते हैं इज फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर रिसर्चर्स, तो रिसर्चर्स के द्वारा भरे जाते हैं। तो ये बात सही है ना। जब हम लोग कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो वो हमसे पूछते हैं तो वो खुद अपने जो हमारे बारे में लिख रहे होते तो वो खुद करते हैं ना, तो इस वजह से ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़े से कॉमन दिमाग वाले क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि आप रिसर्च के बेस से ही इसको समझें। इसका बताइएगा, इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? डिस्कोर्स एनालिसिस यहाँ पे जो वैज्ञानिक से दे दिया गया आपको, डिस्कोर्स एनालिसिस। ए ऑप्शन है। होब्सबॉम। स्किनर, नाम स्किनर। बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। ये जो है आपके डी नंबर है, क्या है? फूको। ठीक है, फूको। तो इतिहास संबंधी शोध के डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित होता है? तो फूको से संबंधित होता है। ये होता क्या है, ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ये जो हमारा भाषा विश्लेषण से संबंधित है। ठीक है,
डिस्कोर्स जो एनालिसिस है ये भाषा विश्लेषण से है। भाषा संवाद और सामाजिक संचार की गहराई को जांचने के लिए जो है एक विधि है, या फिर एक अध्ययन है। लोग भाषा का उपयोग कैसे करते हैं उस संदर्भ में जो है ये बताता है कि समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो भाषा विश्लेषण के लिए उपयोग संवाद और पाठों के माध्यम से अर्थ बनाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और शक्ति संबंधी पहलुओं की व्याख्या की विधि है ये। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो फूको के द्वारा दिया गया। किससे संबंधित है? तो फूको से संबंधित है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। डिस्कोर्स विश्लेषण फूको से संबंधित है। फूको द्वारा परिभाषित किया गया है का अर्थ है कि ज्ञान का गठन तरीके सामाजिक प्रथाओं के साथ युक्तिपरकता के रूप में शक्ति संबंध जो एक तरह के ज्ञान और उसके भी संबंधों में निहित है, प्रवचन, सोच और अर्थ उत्पन्न करने के तरीकों को अधिक का जो है करने से कहीं अधिक है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है, आपके लिए नया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण है। आपको यहाँ बताना है कि रिसर्च के जो एथिक्स है उसका यहाँ पे बताना है कि उसके उल्लंघन से संबंधित है ये। ठीक है, वायलेंस से संबंधित है। जो रिसर्च का उल्लंघन करता है उसके वायलेंस करता है। बताइए। सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, वायलेंस, ABD। यहाँ पे 4 ऑप्शन 3 भी है। चलिए ABD बोले, सी नंबर। चलिए बिल्कुल सही, जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोले हैं। देखिए ए में क्या लिखा हुआ है? वायलेटिंग पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन। उसके बाद बोला गया है कि संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना, यानी कि मेकिंग रिकमेंडेशंस बियॉन्ड द स्कोप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड। उसके बाद फिर क्या है? डी नंबर में बताया कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़ा बदल देना। ठीक है, चेंजिंग करना डाटा टू मीट द डिजायर्स आउटकम। सही बात है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इथिक्स का क्या बोलता है? जो हमारा मौलिक नैतिकता है उसको जो है उसको हानि पहुंचा रहा है। तो नैतिकता को जो उल्लंघन करने वाला हमारा, ये बिल्कुल सही है जितना भी हम लोगों ने पढ़े थे। क्या और कौन सा नहीं है वो देख लेते। सी नहीं है ना, सी और डी। देखिए सी में क्या बोला गया। सी में बोला गया है अनुपयुक्त शोध अभिकल्पना का प्रयोग करना। और हमारा ई नंबर में क्या है? ई में बताया गया है कि गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणामात्मक विधि का उपयोग करना। तो क्वांटिटेटिव की जगह पे क्वालिटेटिव का यूज करने का बात बोला गया था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नीचे आंसर देख लेते हैं। शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण है कि सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन करना, उसके बाद जो भी संग्रह किया गया आंकड़ा उसके दायरे से बाहर सिफारिशें करना, और जो भी वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके लिए आंकड़ा बदल देना। ठीक है, तो इस वजह से ये होगा आपका आंसर। अब आपको फिर से बताना है, आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। बताइए कि क्या होगा आंसर। पहला दिया गया ऑप्शन कि व्यक्ति अध्ययन विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा उसका रीजन दिया गया है कि व्यक्ति जो है अध्ययन शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परवर्ती अध्ययनों के लिए शोध परिकल्पना प्रश्न तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इसमें भी आपको बताना है कि आपका रीजन और जो अभी कथन है वो सही है या फिर गलत है, या फिर व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस तरीके से बताना है आपको। मैम ए गलत है, आर सही है। सेकंड तो सही है मैम। देखिए यहाँ पे केस दोनों स्टडी से सही है लेकर मैम। क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों सही। हम ऊपर वाला भी सही लग रहा है कि व्यक्ति अध्ययन विधि में शोधकर्ता की सीमित संख्या में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर। तो केस स्टडी मेथड से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले केस स्टडी होता क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं पढ़ाई थी तो उस समय आपको पता होगा केस स्टडी में क्या करते हैं, जिसमें जो है एक व्यक्ति, वस्तु या घटना या फिर संगठन या फिर स्थिति का गहन और फिर विस्तृत जब हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे आप व्यक्ति का कर रहे हो या समूह का कर रहे हो या फिर कोई भी घटना या फिर संगठन का कर रहे हैं, जब हम लोग उसका गहन अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं,
में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। तो सीमित संख्या में क्या करता है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, जो कि सत्य है, लेकिन अभिकथन का जो है कारण जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखते हैं दोनों ऑप्शन को फिर से, कि पहला क्या बोला गया था कि व्यक्ति अध्ययन में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। सही बात है, हम लोग गहन अध्ययन इसमें करते हैं। उसके बाद फिर बोला गया है, इसका रीजन दिया गया, क्योंकि व्यक्ति अध्ययन शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग प्रतिवर्ती अध्ययनों के लिए शोध परिकल्पना प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका रीजन जो है सही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका दोनों सही तो है, दोनों बातें सही कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को ये डिफाइन नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये नहीं हुआ, ठीक है। अब ये आपको देखिए मिलान करने के लिए दिया गया क्वेश्चन, इसको छोटा करना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और छोटा करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन दिख रहा है, बताइए। पहला दिया हुआ है शोध समस्या की परिभाषा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है ये बताना है। फिर आपको बताना है कि शोध परिकल्पना की सूत्रीकरण क्या है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस का क्या जो है उसका फॉर्मुलेशन क्या है। उसके बाद बताना है डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध का प्रारूप बताना है। फिर डाटा एनालिसिस बताना है आपको, तो कौन किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला में ऑप्शन में सी लिखा का हुआ है कि थर्ड में। तकनीक, ए का थर्ड, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन ए का करता है नहीं मैम, जरूर कुछ हुआ। सी का। सी का बोल रहा है थर्ड, दिख नहीं रहा है अच्छे से। दिख नहीं रहा है तो मैं बड़ा करूंगी ना, तो फिर रुकिए इसका ना मैं दिखाई देती हूँ आपको ना, मिलान करना था इसमें, ठीक है। और आप रुकिए एक सेकेंड, जब साथ में एक साथ क्वेश्चन रहेगा ना तो हो पाएगा। देखिए इसके आंसर बी नंबर है, ठीक है। पहला का 4 है, दूसरा का 3 है, और सी का 2 है, और डी का 1 है, ठीक है। ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बताया गया है। तो ए का 4 है रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशंस क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या बोला गया है। जो रिसर्च का प्रॉब्लम का डेफिनेशन होता है कि शोध जो है प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तोलने का काम करता है। जो हमारा रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या डेफिनेशन देता है, तो रिसर्च प्रॉब्लम बताता है कि एकेडमिक एंड सोशल वैल्यू ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन टू बी वेटेड, ठीक है। यानी शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तोलना। फिर बी का 3 बताया गया था, बी में क्या बताया गया है कि फॉर्मुलेशन बताना है आपको हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन में ये क्या करता है, चरों को सुस्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करता है। ये डिफाइनिंग करता है द वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड इन अनबायस टर्म्स, यानी कि चरों में सुस्पष्ट शब्दावली की परिभाषित करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे सी का 2 बताया गया है। तो सी का देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया डिजाइन ऑफ रिसर्च। डिजाइन ऑफ रिसर्च क्या होता है, तो डिजाइन ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक ढांचा, एक अवधारणा ढांचे का विकास जो कि शोध की परिकल्पना के अनुरूप है। देखिए यहाँ पे डिजाइन ऑफ रिसर्च आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बाकी को समझ में आए ना, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि डेवलपमेंट करेंगे ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज इन अकॉर्ड विथ हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, यानी कि एक अवधारणा ढांचे का विकास जो कि शोध की परिकल्पना के अनुरूप है। तो यहाँ पे पूछा गया था शोध डिजाइन के बारे में, ठीक है, शोध के प्रारूप के बारे में। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन का क्या होगा, यहाँ पे डाटा एनालिसिस की बात की गई है। तो डाटा एनालिसिस के लिए देखिए ए में क्या बोला गया था, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। शोध समस्या की परिभाषा देने के लिए बोला गया था। शोध समस्या का परिभाषा क्या है, तो यहाँ शोध समस्या में बताया गया था कि शोध जो है प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तोलता है, ठीक है। जो एकेडमिक एंड जो सोशल वैल्यू होता है, द रिसर्च क्वेश्चंस टू बी वेटेड, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स बताया गया। दूसरा आपको पूछा गया था शोध परिकल्पना का सूत्रीकरण, यानी कि फॉर्मुलेशन रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो हमारा वेरिएबल्स है, जिसको हम लोग चर बोलते हैं, वेरिएबल्स को सुस्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा परिकल्पना होता है, हाइपोथेसिस होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको किस तरीके से, तो वो हमारा सुस्पष्ट होना चाहिए, सही शब्दावली में जो है हम उसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, ठीक है। डिफाइन करेंगे द वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड अनबायस टर्म्स, ठीक है।
उसके बाद सी नंबर में आपको क्या बताया गया था कि आपको बताना है डिजाइन्स ऑफ रिसर्च बताना है। तो रिसर्च का डिजाइन क्या बताया गया था, तो सी के आपके 2 बताए गए थे। रिसर्च का डिजाइन हम लोग देखते हैं, जहाँ पे बताया गया था डेवलपमेंट करना है ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज इन अकॉर्ड विथ हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, यानी कि एक अवधारणा ढांचे का विकास जो कि शोध की परिकल्पना के अनुरूप है। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मम्मी, डाटा एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस में क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे तकनीकों और उपयुक्तता की उनके जो है अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आपको नीचे अब देख लेते हैं, नीचे भी दिया गया होगा, इसको एक साथ देख लीजिए हिंदी में। शोध समस्या की परिभाषा क्या है, तो शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्यों को तोलना। ठीक है, शोध समस्या क्या होगा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगा, एक प्रश्न होता है हमारे मन में, समस्या यही होता है ना, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, प्रश्न से। दूसरा है शोध परिकल्पना, तो परिकल्पना में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग हाइपोथेसिस बना के लेके जाएंगे वो हमारा क्या होगा, सुस्पष्ट होना चाहिए, शब्दावली वाला परिभाषा होना चाहिए। शोध का प्रारूप क्या होना चाहिए, तो प्रारूप में जो है एक अवधारणा ढांचे का विकास जो कि शोध की परिकल्पना के अनुरूप हो, यानी कि शोध का प्रारूप हम लोग कैसे बनाएंगे, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसी के अनुरूप हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डाटा एनालिसिस होता है, डाटा एनालिसिस से बताया गया तकनीकों और अनुपयुक्तता को उनके अनुप्रयोग, यानी कि जो हम लोग डाटा को विश्लेषण करते हैं तो वहां पे तकनीक का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? मैम फिर से बताइए। फिर से बता दूं? देखिए, हमारा सबसे पहले जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो किससे शुरू होता है हमारा रिसर्च, हमारे पास सबसे पहले प्रश्न उठता है किसी भी चीज को लेके, तभी तो हम लोग किसी चीज का खोज करने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, शोध समस्या की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न से इसको याद रखिएगा कि शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्य को तोलना। ठीक है, दूसरा है शोध परिकल्पना का सूत्रीकरण, तो यहाँ पे शोध परिकल्पना का सूत्रीकरण 2 नंबर में जो हमारा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हाइपोथेसिस होगा, यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स जो मान के चलते हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैथ में बोलते हैं ना हम लोग चर एक्स मानते हैं, कि मान लिया कि दूरी जो है एक्स है। ठीक है, तो चर का मतलब वेरिएबल्स वही होता है, ये यहाँ पे मान लिए हम लोग कुछ भी जो कि सुस्पष्ट शब्दावली में परिभाषित, जो भी चीज हमको रिसर्च करना है वो हमारा कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सुस्पष्ट शब्दावली में हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शोध का प्रारूप बोला गया, शोध का प्रारूप यानी कि डिजाइन ऑफ रिसर्च। तो डिजाइन ऑफ रिसर्च में क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक अवधारणा होता है, जो हमारा डिजाइन ऑफ रिसर्च होता है उसमें ढांचे का विकास जो कि शोध की परिकल्पना के अनुरूप हो, जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया है, तो अगर हमारा जो हम लोग बोले थे अगर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वहां पे डेवलप करते हैं हमारा थ्योरी को, अपनी थ्योरी को डेवलप करेंगे, तो वही शोध का प्रारूप हो गया। और जो हमारा डाटा एनालिसिस होगा, तो डाटा एनालिसिस करने के लिए हम बहुत सारे तकनीकों का जो है यूज करते हैं, उसका अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आपको जवाब देना है नेक्स्ट का। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि वैज्ञानिक जो शोध होता है वो परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक अन्वेषण है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बताया गया है कथन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव शोधों के समग्र को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बताइए क्या होगा, जो हमारा मैम साइंटिफिक रिसर्च होता है। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग। ओके, तो पहला में क्या है देख लेते हैं हम लोग आंसर। देखिए यहाँ पे दोनों आप लोग बोल रहे हैं पहला सही है दूसरा गलत है, सी नंबर बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। कथन हमारा एक सत्य है लेकिन दूसरा गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा क्या बोला गया, साइंटिफिक जो होता है हमारा रिसर्च, इस सिस्टम जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड स्थिर होता है, वो इम्पेरिकल होता है, एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल जो है प्रपोजिशंस,
यानी कि जो वैज्ञानिक जो शोध परिकल्पना जो होता है, जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, वो क्या होता है? वो एक प्रस्ताव होता है। हम लोगों ने पढ़ा था, वो एक क्या है? प्रस्ताव है। प्रस्ताव का एक व्यवस्थित, नियंत्रित एवं अनुभवजन्य और आलोचनात्मक अन्वेषण होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। अब यहाँ दूसरे में बोला गया है कि वो यहाँ पे जो वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के समग्र को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग तो वहां पे जांचते हैं ना, वो क्वांटिटेटिव है फिर क्वालिटेटिव है, वो तो बहुत जरूरी है। यहाँ बोला नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, वही चीज यहाँ भी लिखा गया है कि वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य एवं आलोचनात्मक अन्वेषण है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों में समस्त को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग दोनों में जो है उसको देखते हैं, जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो हमारा होता है, हम लोग उसको समस्त को परिभाषित करते हैं। ठीक है, वहां बोला गया था नहीं करते, इस वजह से गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणात्मक शोध है? ठीक है, क्वालिटेटिव पूछा गया। क्वालिटेटिव शोध कौन सा है? प्रयोगात्मक शोध, कार्यात्मक शोध, पोस्ट फैक्टो, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे है, या फिर जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है? क्या होगा बताइए। मैम एक तो सी होगा, सी डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन। सर्वे रिसर्च। कितने बताने, कूट है कि सिंगल है? एक ही बताना है आपको। ये वाला आएगा क्वालिटेटिव डी बताना ऑप्शन सर्वे। मैम। सी ऑप्शन। डी। है। कोई सी सी ऑप्शन। अब दिख ही जी गया। हाँ। ठीक है, ओके। एक ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का बात कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है? गुणात्मक में हम लोग क्या करते हैं ना, एक तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग कोई सिद्धांत को बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंडेड रिसर्च में क्या है? यहाँ पे आधारित सिद्धांत परक ये शोध है। ठीक है, पूरे सिद्धांत के साथ, पूरे नीचे से जाके ऊपर तक हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं इसको। आधारित शोध जो होता है हमारा, जिसको हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च बोलते हैं, वो एक प्रकार का गुणात्मक शोध है। और ये क्या करता है? तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करने के लिए किया जाने वाला जो है शोध है। यह शोध उन सिद्धांतों का कार्य करता है जिनका सृजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सृजन जिसका करना है, जिसको कुछ हमको कुछ नया लाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है आपका कौन कौन सा जो है, अगर पूछा जाएगा और भी अगर आपसे कि आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च हो जाएंगे, एक्शन रिसर्च भी इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन में एक्शन रिसर्च दिया नहीं था, एक्स फैक्ट फोक्टो को यहाँ पे कार्य उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग कार्यात्मक नहीं समझिएगा। ठीक है, तो आपको ग्राउंडेड रिसर्च याद रखना है, एक्शन रिसर्च याद रखना है। केस स्टडी भी आपके क्वालिटेटिव में ही आते हैं। इंटरव्यू जो बेस्ड जो हमारा स्टडी होता है, वो भी क्वालिटेटिव ही होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो रिसर्च होता है, वो भी हमारा क्वालिटेटिव ही होता है। रिसर्च अगर हम लोग करेंगे सोशल इश्यूज को लेकर, कंटेंट एनालिसिस जो होता है, वो भी हमारा क्या होता है? वो भी क्वांटिटेटिव ही होता है। फिर नरेटिव जो एनालिसिस होता है, वो भी हमारा क्वालिटेटिव ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इथनोग्राफिक जो होता है, और साथ ही फिनोमिनल, ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके? तो क्वालिटेटिव रिसर्च के, गुणात्मक शोध के एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें हम कोई नया सिद्धांत बनाते हैं, खुद जाके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैज्ञानिक शोध के पास किस परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च होता है हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड फिनोमिनन बाय। तो वैज्ञानिक शोध के जो पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? आपको यहाँ बताना है, 4 ऑप्शन है, बताइए। गोपनीयता के माध्यम से, अद्वितीयता के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से, या फिर सामान्यीकरण के माध्यम से, जनरलाइजेशन के माध्यम से। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि जो वैज्ञानिक शोध होते हैं, वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम जो लक्ष्य होता है, वो किसके माध्यम से होता है? जनरलाइज। बताइए कौन सा होगा? लॉ जनरलाइजेशन। ऑफ जनरलाइजेशन। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग जनरलाइजेशन में डी नंबर देखते हैं, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक सोच जो है सुसंगठित, संचरित
क्रमबद्ध तरीके से डेटा प्राप्त करके विश्लेषण करने वाला, व्याख्या करने। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक जो शोध होता है, जो साइंटिफिक जो रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में यह बात किया गया था कि उसके पास जो है किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेट जो गोल क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च का। तो साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग देखते हैं जो वैज्ञानिक जो शोध होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सुसंगठित, संचरित और क्रमबद्ध तरीके से जो है डेटा प्राप्त करके जो है विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने की सुव्यवस्थित विधि है, ठीक है। इसे सैद्धांतिक शोध भी कहते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ जनरलाइजेशन का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्यों वो किया गया है लॉ ऑफ जनरलाइजेशन का, सामान्यीकरण का नियम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सुसंगठित तरीके से, संचरित, क्रमबद्ध तरीके से डेटा प्राप्त करने जो है विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने की सुव्यवस्थित विधि है। इसे सैद्धांतिक शोध भी कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक शोध का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों, नियमों, नवीन तथ्यों की खोज करना तथा उसे सामाजिक जीवन में स्थापित करने का प्रयास होता है। वैज्ञानिक शोध किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य सामान्यीकरण के नियम के माध्यम से होता है, ठीक है। जनरलाइजेशन होता है, हम जो है कोई चीज को ऑब्जर्व करते करते एक जो है सामान्य नियम बना के ले आते हैं, तो उसको हम लोग लॉ ऑफ जनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें से बताना है, केस स्टडी के बारे में ही बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है, केस स्टडी के बारे में कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है कि जो केस स्टडी होता है वो प्राप्तियों का सामान्यीकरण आसान है, इजी होता है, जनरलाइज द फाइंडिंग। उसके बाद दूसरा बताया गया है कि सामान्यतः एक समय में एक प्रकरण का चयन किया जाता है, नॉर्मली सेलेक्ट वन केस ऑफ एनालिसिस एट ए टाइम। उसके बाद सी में बताया गया है कि विशेषता में उच्च परिणाम वाला होता है, हाईली जो है क्वांटिटेटिव इन कैरेक्टर। उसके बाद बताया गया विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है, ठीक है, इंटीग्रेट्स करता है डिफरेंट जो है परसेप्शंस। उसके बाद लास्ट में है विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकार करता है, ठीक है, अडॉप्ट करता है द मोस्ट जो है कॉन्सिक्वेंस अप्रोच टू द पार्टिसिपेंट्स। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। पांचों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप बताइए, 3 आपको जवाब देना है। केस स्टडी मेथड बी डी मैम। डी डी, सी ऑप्शन। यस मैम, डी। चलिए सी ये आंसर है, ठीक है, सी, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। देखिए क्या इसे बोला गया, केस स्टडी में सामान्यता जो होता है, सामान्यता एक समय में एक ही प्रकरण का चयन किया जाता है केस स्टडी में, क्योंकि हम लोग डीप अध्ययन करते हैं ना यहाँ पे, तो एक ही समय में जो है एक ही चीज को लेके हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका था डी था ना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो पर्सपेक्टिव होता है उसको यहाँ पे देखा जाता है, और विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवर्ती उपागम को अंगीकृत करता है। हम लोग नीचे देखते हैं क्या डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए केस जो हमारा स्टडी होता है, केस अध्ययन में एक व्यक्ति समूह या घटना का गहन अध्ययन करता है, ठीक है। एक व्यक्ति या फिर किसी समूह का या फिर किसी घटना का क्या करता है, गहन। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, या तो किसी एक व्यक्ति का कर रहा हो, या फिर किसी एक समूह का कर रहा हो, या फिर किसी एक घटना का कर रहा हो, लेकिन उसको डीपली करेगा, ठीक है, इन डेप्थ में जाके कर रहा है, गहन अध्ययन कर रहा है केस स्टडी में। यह केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन और इतिहास, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये केस स्टडी जो होता है, ये केस स्टडी व्यक्ति के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण, व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए किया जाता है। केस स्टडी का सामान्य उद्देश्य किसी व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन या संस्था का गहन अध्ययन करना, ठीक है, किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना है, वो केस स्टडी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो सामान्यतः एक समय में एक प्रकरण का चयन करना। उसके बाद विशेषता में उच्च परिणाम वाला होता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज का जब ये अध्ययन करेगा तो अच्छा परिणाम देगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है, ठीक है, यहाँ पे विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को ये संगठित करके स्टडी करता है। एक ही चीज का कर रहा है लेकिन उसके पूरे हर चीज को लेके यहाँ पे, उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को लेके यहाँ पे गठित करके स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है संकेंद्रीय समूह शोध में
क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करना है। यहाँ पे मेथोडोलॉजिकली जो स्टेप्स बताना है ग्रुप रिसर्च का, ठीक है, सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से आंसर बताना है। यहाँ पे नीचे लिखा गया है सही जो है क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन, क्या करेंगे, सैंपल बनाएंगे पहले, या फिर संकेंद्रित समूह का उत्पादन करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे फोकस ग्रुप मटेरियल्स, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं समस्या का, या फिर डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, या फिर किसी आवश्यक समूह संख्या का निर्माण करेंगे, या फिर अध्ययन प्रणाली का जो है तैयार करेंगे। तो आपको इसको लगाना है क्रम वाइज लगाना है आपको, ठीक है। एक साथ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है एक साथ? पहले सी आएगा मैम, समस्या को परिभाषित करना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा बताइए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, किसी भी समस्या का सबसे पहले क्या Define करेंगे the बताइए। problem. सी Define. ठीक है, तो सी नंबर देखिए, ऑप्शन में सी सी नंबर। आएगा सबके पास। तो देखिए एक ही एक ऑप्शन ही में। अगर आप हाँ तो बी हाँ आ गया। तो एक में तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक साथ तो दिख नहीं रहा है, फिर भी देख लेते हैं सी, उसके बाद ए है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर सैंपल सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सैंपल का Select the निर्माण करेंगे, sample. select करेंगे सैंपल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, डीईबी। तो डी में देखिए क्या बोला गया है कि समूह संख्या का निर्माण करना है, ठीक है। डिसाइड करेंगे द नंबर ऑफ ग्रुप नीडेड, जो हमको ग्रुप चाहिए जिसकी आवश्यकता है तो उसका हम लोग यहाँ पे निर्णय लेंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो है नीचे ही देख लेते हैं, ऊपर से दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर जो है एक जो है प्रतिदर्श को चुनेंगे। प्रतिदर्श का मीन्स देख लीजिए इंग्लिश, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैंपल को, उसी को प्रतिदर्श बोला गया, सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आवश्यक समूह संख्या का निर्माण करेंगे। उसके बाद अध्ययन प्रणाली तैयार करेंगे और फिर संकेंद्रित समूह विषय वस्तु तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया गया था। इसको और भी 2-3 बार देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट आपको बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है, आपको बताना है कि दोनों सही है फिर गलत है। पहला पूछा गया है कि वेस्तेहन रीति के संबंध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकृत नहीं करते हैं। दूसरा है सह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन तो शायद टफ लग रहे होंगे आपके, इसका आंसर ही देख लेते हैं सीधा, ठीक है। मैम अब इस देख- टाइप के क्वेश्चन दोनों- आना कम हो गए ना स्टेटमेंट्स वाले, कि अभी भी आते हैं? अभी लास्ट उसमें तो इतने नहीं योग मिले में थे दोनों पेपर में। हाँ, योग में तो खत्म ही हो गया है। योग में पहले पूछे जाते थे, लास्ट क्लास में कम से कम 5-6 क्वेश्चन रहते थे, तो योग में तो खत्म हो गया है। फिलहाल हम पेपर 1 में नहीं बोल सकते, पेपर 1 में इतना जो है लैंग्वेज प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन बना के देता है, एकदम लैंग्वेज बेस्ड देता है, तो उसमें नहीं बोल सकते हैं। अब ये देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है पूरा, ये डीप में घुस के इसको पढ़ने वाली बात है ना, ये तो फिर इसमें तुक्का मारना पड़ेगा। देखिए क्या है, विस्तेहन एक जर्मन शब्द है। क्या है विस्तेहन? एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है गहरे तरीके से समझना, जो कि समाज शास्त्र के आंतरिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, विस्तेहन जो है क्या है, जर्मन का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, गहरे तरीके से समझना, ठीक है। समाज शास्त्र के आंतरिक दृष्टिकोण को ये संदर्भित करता है। सोशल जो है साइंस में यूज किया जाता है। अनेक इसके जो है इसके अनुसार जब एक शोध दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने का लक्ष्य रखता है तो वह खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करता है। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। जब एक शोधकर्ता जो है दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने का लक्ष्य रखता है, अगर हम कोई रिसर्चर्स हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव को जानना चाहते हैं तो वह खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अतः विस्तेहन रीति के संबंध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार के भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करता है। यह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव शोध बोध को प्रोत्साहित करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। एक बार फिर से दोनों कथन को पढ़ लेते हैं, तब आप लोग को अब क्लियर होगा कि विस्तेहन जो है रीति से संबंध सामाजिक विज्ञान यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा गया था
नीचे में इस प्रकार नहीं करता है। दूसरा बात क्या बोला गया था कि यह जो है निश्चित पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये आपके जो है नए टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे कि जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिसर्चर्स के सेक्स इफेक्ट को जो है बिहेवियर के पार्टिसिपेंट्स इन ए स्टडी इन रिफर्स टू। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जैव सामाजिक प्रभाव यहाँ पे बोला गया सी नंबर में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अनुसंधान का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जैव सामाजिक जो है जैव सामाजिक प्रभाव बोलते हैं, बायो सोशियल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बायो सोशियल इफेक्ट। जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागियों के जो है व्यवहार को प्रभावित करता है तो उसे जैव सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग प्रतिभागी के व्यवहार के बारे में देखेंगे, अनुसंधान के लिंग के अध्ययन के बारे में बात करेंगे तो हमारे क्या होगा? जैव सामाजिक प्रभाव होगा। ठीक है, बायो सोशल इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताना है, दो कथन आपके यहाँ पे दिए गए, कथन 1 और 2 दिए गए हैं। पहला में आपको बताया गया है कि अवलोकनात्मक अनुभव यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन अनुसंधान में चरों यानी वेरिएबल्स में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। दूसरा बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो हमारा रिसर्च होता है, आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। बताना है आपको कि दोनों सही है या फिर गलत है, या फिर एक गलत है दूसरा सही है, या फिर दूसरा गलत है पहला सही है। इस तरीके से आपको बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, उसके बाद बताइए क्या होगा। दोनों सही है या फिर गलत है, बताइए। पहला गलत है, दूसरा सही है। है यस मैम। सही है दोनों मैम। सही है। पहला गलत दूसरा सही। बिल्कुल दोनों गलत है आपके। देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर उसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या बोला गया। ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च होता है, जो हमारा अवलोकनात्मक रिसर्च होता है, ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च होता है, उसका उपयोग कई अलग अलग प्रकार के गैर प्रायोगिक अध्ययनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अलग अलग, जिसमें व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखा और दर्ज किया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखते हैं और उसको समझते हैं। अवलोकन जो अनुसंधान होता है, एक लक्ष्य जो होता है, उसका लक्ष्य जो होता है एक चर या फिर चर में सेट का वर्णन करना है। ठीक है, जो वेरिएबल्स होता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? जो वेरिएबल्स है उसके सेट का वर्णन करता है। अवलोकनात्मक संबंधी अनुसंधान गैर प्रयोगात्मक होता है। क्या होता है? ये गैर प्रयोगात्मक, क्योंकि इसमें कुछ ही हेर फेर का या फिर नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे गैर प्रयोगात्मक बोला गया है और इसमें जो हेर फेर नहीं किया जाता है, और इस तरह हम इस दृष्टिकोण का उपयोग करके कारणात्मक निष्कर्ष पर जो है निष्कर्ष और पहुंच सकते हैं। अवलोकन अनुसंधान अध्ययन में जो डेटा एकत्र किया जाता है वो अवसर गुणात्मक प्रकृति का होता है, लेकिन वे मात्रात्मक या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं, इसीलिए दोनों कथन गलत है। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि अवलोकनात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें जो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को जो है यथा संभव नियंत्रित किया जाता है। तो ये बात यहाँ पे गलत दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरे में जो है अवलोकनात्मक जो अनुसंधान होता है आपको कई बाह्य कारणों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो ये बात भी गलत दिया हुआ था। साथ में ये आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों भी हो सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इतने घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको इसको रिवीजन करना है ताकि इस तरीके के क्वेश्चन कभी आए तो आप समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आपको, मापन में निम्नलिखित मापनियों के सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम में आपको बताना है। ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो या फिर इंटरवल, क्रम में लगाना है आपको। सबसे पहले क्रमिक, B नामिक, आएगा मैम। ऑप्शन डी होना चाहिए। लास्ट में डी तो 2 में दिख रहे हैं, कौन सा होगा फिर भी? ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन सी में, लास्ट ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं।
जिसमें आंसर सी में लास्ट में है नहीं। ना, आई थिंक वही होना चाहिए, रेशियो लास्ट में आता है, इंटरवल हो या रेशियो लास्ट में हो। ओके, फिलहाल मैं इसका आंसर जोड़ी ही नहीं हूँ। और इसमें आपको ना कुछ समझाना भी होगा, मैं आपको कल समझाऊंगी इसको, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे भी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं ये ऑर्डिनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, ये भी समझा दूंगी, ठीक है। और इसका आंसर भी बता दूंगी। फिलहाल आंसर इससे में डाली ही नहीं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, ये वाला कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया ब्लाइंड स्टडी के बारे में, ठीक है। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकता है कि प्रतियोगीकर्ता जो है क्या चाहता है, ठीक है। ठीक है, ब्लाइंड स्टडी का बात किया गया है। दूसरे कथन में बोला गया है कि जो प्रयोगकर्ता होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं, और प्रतिभागी के बीच अंतः क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होते हैं। बताना है ये सही है या फिर गलत है, बताइए। मैम दूसरा तो ठीक लग रहा है। चलिए देखते हैं, पहला सही है, दूसरा जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ब्लाइंड स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या है। मानव व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है कि हम क्या जानते हैं या फिर विश्वास करते हैं। अनुसंधान में निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली अपेक्षाओं का एक विशेष जोखिम होता है, सबसे स्पष्ट रूप से जब मूल्यांकन में कुछ व्यक्तिपरकता होती है, जिससे पक्षपाती परिणाम सामने आते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए ब्लाइंड यानी कि जिसे कभी कभी मार्क्सिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको ब्लाइंडिंग को हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं, तो मार्क्सिंग भी कहा जाता है, इसका यूज करते हैं हम लोग। ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य क्या होता है, प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकता है कि प्रतियोगीकर्ता क्या चाहता है, यह कथन सत्य है, ठीक है। तो ये पहला वाला सत्य है कि प्रतिभागी क्या चाहता है, तो ये इसमें देखा जाता है, तो ये सही है। जबकि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतरक्रियात्मक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है, ये गलत है, ठीक है। हमेशा लाभकारी नहीं होता है, जिस वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इस तरह के पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए ब्लाइंडेड, जो हम ऊपर में देख रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। मानव व्यवहार इस बात को प्रभावित होता है कि हम क्या जानते हैं या फिर विश्वास करते हैं। अनुसंधान में निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली अपेक्षाओं का एक विशेष जोखिम होता है, सबसे स्पष्ट रूप से जब मूल्यांकन में कुछ व्यक्तिपरकता होती है, जिससे पक्षपाती जो है परिणाम सामने आते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए ब्लाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग मार्क्सिंग भी बोलते हैं। ब्लाइंडिंग स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों का यह पता लगाने से रोकता है कि प्रतियोगीकर्ता क्या चाहता है, और उसका कथन, तो ये कथन सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्लाइंडेड स्टडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कि दत्त एक गुण है जिसे अनुसंधान, दत्त को डाटा लिखा गया, ठीक है, डाटा होना चाहिए यहाँ पे। डाटा एक गुण है जिसे अनुसंधान परिणाम जो है किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट परिदर्श के विभिन्न स्थितियों को लागू होते हैं, जो कि उसे क्या कहा जाता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। आंतरिक वैधता, अभिसारी वैधता, अपसारी वैधता, या फिर बाह्य वैधता, बी ऑप्शन। इंटरनल। बी अभिसारी वैधता। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। डी नंबर होगा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जो है वैलिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया कि डाटा जो होता है जिसे अनुसंधान परिणामों के किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रदर्शन में भिन्न स्थितियों पर लागू होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। तो डाटा वह गुण है जिसमें अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श से विभिन्न स्थितियों पर लागू होता है, तो उसे बाह्य वैधता कहते हैं। बाह्य वैधता वह सीमा है जिससे आप किसी अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों, लोगों, सेटिंग्स और उपयोगों के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। इतना ही रहने दें, समय हो गया है। छुट्टी चाहिए आप लोगों को, आधा क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं।
क्वेश्चन इसके टफ होते हैं, इजी जी क्वेश्चन भी हैं लेकिन तो वो लास्ट में दिखेंगे। अभी फिलहाल जितने दिखे हैं उसमें मॉडरेट टाइप के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है।